हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं फिर से प्रिज्म और वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का ब्रीफ करते हैं बिल्कुल बहुत तेजी से। प्रिज्म में देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया है और फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, ज्योमेट्रिकल है और ये इसका एक्चुअल पाथ था यहाँ पे। और यहाँ से फाइनल ये जो निकली है रेस, इसके बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। फॉर्मूला होता है I प्लस ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। R1 प्लस R2 जो आप ज्योमेट्री में देख रहे हो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी आप कभी भी कोई किसी सरफेस पे बात करो, स्नेल्स लॉ जस्ट अप्लाई करो। इधर एयर लिया हमने, सपोज करो 1 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1। सिमिलरली ऑन सेकेंड सरफेस पे बात करोगे तो म्यू इंटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ E। अब देखो ये बेस फॉर्मूला है, बाकी ज्योमेट्री है आप यूज कर सकते हो। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन का अगर केस है, मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, पहली बात है जो अंदर में लाइट रे है ना, वो बेस BC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और इस कंडीशन में सिमेट्री बन जाएगा और R1 R2 इक्वल होगा RA/2 हो गया इसका मतलब। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सिमेट्रिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब ये स्नेल्स लॉ का यूज करोगे इस कंडीशन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो फॉर्मूला एक अचीव होता है, ये याद रखना, साइन डेल्टा मिनिमम A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। आप स्नेल्स लॉ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्नेल्स लॉ के थ्रू सब आ जाएगा। और स्मॉल एंगल प्रिज्म है, अगर मतलब कि 2-4 डिग्री के लिए, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री के लिए, 10 डिग्री से कम होना चाहिए डेविएशन जो होता है, μ-1 इंटू A। ये यूज हो गया, 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। ये कुछ फॉर्मूले प्रिज्म का बहुत ज्यादा ब्रीफ ही किया हमने। अब आते हैं थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है हमको? वेव ऑप्टिक्स में है तो बहुत कुछ, जैसे हाइगन्स प्रिंसिपल, इसकी थ्योरी को थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या कहा था। हाइगन्स ने ये कहा था कि अगर एक लाइट सोर्स है, उससे प्राइमरी वेवलेट्स प्राइमरी वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ठीक है, जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे उसका प्राइमरी वेव फ्रंट्स का हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स का काम करता है, जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकलती है, मान लो ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसका एक पॉइंट से ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं और इन पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते जाएंगे, ये जो वेव फ्रंट्स बनेगी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनेंगी। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमेशा लाइट रे होती है इन ऑल केसेस। ठीक है, तो शेप ऑफ वेव फ्रंट्स के बारे में कुछ बात किया जाता है। ये पॉइंट लाइट सोर्स है तो स्फेरिकली वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। प्लाइन लाइट सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। लाइट सोर्स इंफिनिटी पे या लार्ज डिस्टेंस पे है तो प्लेन वेव फ्रंट्स होगा। ठीक है, पैरेलल लेंस होंगी तो प्लेन वेव फ्रंट्स बनाएंगे। ये कहीं भी किसी भी लेंस का केस हो, कोई मिरर का केस हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, ये इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ये इसका यूज है बेसिकली। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव फ्रंट के साइड से। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है? तो सेम फेस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो उन्हीं का लोकस को बोलते हैं वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिस पर सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, फेज डिफरेंस 0 होगा। ये थोड़ा सा मोटा मोटी याद रखना है हम लोगों को। बाकी इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं तो इसमें एप्लीकेशन एंड पे आते हैं, तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना पढ़ते हैं, लाइट वेव के इंटरफेरेंस का। साउंड वेव में भी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली तो कॉमन रिजल्ट यूज होते हैं, बस इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो सुनते हैं, इसमें देखते हैं बस लाइट के केसेस में।
तो बेसिक थ्योरी वही रहती है। तो इंटरफेरेंस के कंडीशन में अगर बात करें तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में अगर बात करें वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ, यहाँ लाइट वेव्स है और यूज जो कर रहे हैं, मान लिया दो लाइट वेव का इंटरफेरेंस हुआ, तो इंटरफेरेंस में फिनोमिना में क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना होता है एक तरह से, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जब इंटरफेरेंस होता है दो लाइट वेव्स का ही मान लो आप, तो एक सुपरपोजिशन के जहाँ पे भी बात करेगा कोई पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पे, तो वहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो ऑब्जर्व होती है वो दोनों की इंटेंसिटी इंडिविजुअल जो होगी इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स की, उनके सम से डिफरेंट होगी। तो रिजल्टेंट वेव का एक एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला इसमें एक तो बनेगा, ये a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi is the phase difference between two interfering light waves, साउंड के केस में साउंड वेव्स। ये रिजल्टेंट के फॉर्मूला की तरह एक्ट कर रहा है बिल्कुल। और ये जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल चलेगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी है तो रिजल्टेंट IR लिखा हुआ इंटेंसिटी, उसके लिए एम्पलीट्यूड के लिए AR लिखा है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला है वो I1 + I2 है, यही बेस फॉर्मूला है 2√I1 I2 cos phi। कुछ भी नहीं याद हो, ये याद होना जरूरी है। ठीक है, फेज डिफरेंस है बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स, जो भी लाइट वेव्स हो, साउंड के केस में साउंड वेव हो। मान लो कई बार होता है कि दोनों इंटेंसिटी इंडिविजुअल I1 I2, सपोज कर लो कोई भी सिंबल I0। ठीक है, अगर ये सेम है, एम्पलीट्यूड सेम होगा ऑब्वियसली, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बनेगा 4 टाइम्स I0 cos स्क्वायर π/2। ये एक याद रखना आपको होगा। I4 I0 कंबाइंडली क्या है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू है इस केस में। कई बार इसको कोई और सिंबल यूज कर देते हैं, के लिख दिया था 2014 में, I0 लिख दिया था नेक्स्ट ईयर में, इसमें आया हुआ प्रीवियस ईयर में। थोड़ा सा इसको याद रखना है। और मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम जब होगी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा ये, और फेज डिफरेंस की कंडीशन होगी 2n पाई। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n स्टार्ट होगा 0 1 2, ठीक है, इस तरीके से। और फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में कनेक्शन होता है, तो इसके थ्रू आप पार्ट डिफरेंस का भी यूज कर सकते हो। λ/2 पाई करेंगे तो n टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा, n वही है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मैक्सिमा की कंडीशन है। इसमें ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट फ्रिंजेस बोलता है इसको। और डार्क पैटर्न में मिनिमा इंटेंसिटी आती है, √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट तोड़कर भी लिख सकते हो। और यह है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर पार्ट डिफरेंस की कंडीशन अगर आप लिखते हो तो ये आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, मतलब आप इसी से निकाल रहे एक तरह से λ/2 पाई करोगे, बाकी n की वैल्यू वही है। ये है मिनिमा की कंडीशन है। कंडीशन और मिनिमा यहाँ पे डार्क पैटर्न बताता है, डार्क फ्रिंजेस लाइट वेव के इंटरफेरेंस के। ठीक है, इनको पोजीशन करने के लिए हम लोग YDSC का हेल्प लेते हैं, YDSC का यूज करते हैं। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC जो होता है सबको पता होगा, यंग्स डबल, यही हमारे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, YDSC में डबल स्लिट्स यूज करते हैं। इसका जो यहाँ स्क्रीन लगा रहता है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पोजीशन है। यहाँ पे एक मेन सोर्स होता है, लाइट सोर्स, ठीक है, जो सिमेट्रिकल लाइन पे ही रखा गया है।
दो स्लिट्स है S1 S2 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल आएगा तो आइडेंटिकल इंटेंसिटी यहाँ से गुजरेगी, और नहीं तो I1 I2 होगी। ठीक है, और जो इंटेंसिटी होगी वो विड्थ ऑफ स्लिट के प्रोपोर्शनल होगी। स्लिट की विड्थ डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, ऑब्वियस है। और यहाँ से ये कोई पार्ट डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है इनिशियली। अगर ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मेन सोर्स बोलते हैं, उससे उसके बाद देखो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज से कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी फेज डिफरेंस टाइम के से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, टाइम डिपेंडेंट होगा। तो दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज का नेवर बी कोहेरेंट इन एनी कंडीशन। कुछ भी कर लो आप, कोई भी एक पावर सोर्स भी लगा दोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक एक्साइटेशन डिफरेंट होता है दो लाइट सोर्सेज का। दो बल्ब को जला दिया एक ही सोर्स से, तब भी नहीं होगा। इसी से एक मेन सोर्स से हम लोग यहाँ पे दो सोर्स को बनाया है। अब ये हमेशा एक सोर्स से ही चला हुआ है लाइट वेव्स। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस मान लो कि कहीं पे आपने इंटरफेरेंस करा दिया यहाँ पे, ये सुपर पोजिशन पॉइंट है, इसका पोजिशन है वाई, सपोज करो यहाँ सेंटर से, ये एंगुलर पोजिशन है इसका, किस एंगल पे पॉइंट ऑफ सुपर पोजिशन हुआ। ये कैपिटल डी है, स्क्रीन और स्लिट्स का सेपरेशन के बीच का डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है S1 S2 देख रहे हो, स्मॉल डी से यूज करते हैं। और कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। जैसे ये 1 मिलीमीटर स्मॉल डी, तो कैपिटल डी 1 मीटर 2 मीटर इससे होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि YDST में जो बात करते हैं, तो यानी हम कोहेरेंट लाइट सोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तभी सस्टेन करेगा, इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल होगा क्लियरली। तो इसमें क्या होता है कि पार्ट डिफरेंस जो आता है दोनों लाइट बीम के बीच में, ये पार्ट डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला स्मॉल डी साइन थीटा आप यूज कर सकते हो, और साइन थीटा डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। और एंगल काफी कम होता है तो टेन थीटा भी यूज करोगे, और टेन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी यूज करेंगे। इस तरीके से ये पोजीशन जो आएगा इंटरफेरेंस पॉइंट का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा डी टेन थीटा, और इसके जगह हम साइन थीटा यूज कर सकते हो, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू पार्ट डिफरेंस। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन से क्या पोजीशन है उसका इंटरफेरेंस पॉइंट का। और अब पार्ट डिफरेंस, अब अकॉर्डिंगली जैसे मान लो कि आप ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात करते हो, तो डेल्टा एक्स कंडीशन जानते हैं, एन लैम्डा एन इज 0 1 ऑल इंटेजर्स। तो आप ये ब्राइट की कंडीशन निकाल सकते हो, ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है, ठीक है, और सेंट्रल ब्राइट होगा, N0 इंडिकेट करेगा सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब होता है वेयर पार्ट डिफरेंस इज 0, ये इसका डेफिनेशन होता है। अब मान लो कि n फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, तो n फर्स्ट ब्राइट या फर्स्ट मैक्सिमा बोलता है इसको कंडीशन, तो पहला ब्राइट की कंडीशन देगा ये, तो d बाई स्मॉल डी लैम्डा देगा, ऑन आइदर साइड होगा ये, बस सेंटर के ऊपर भी नीचे भी, ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर स्क्रीन। सिमिलरली आप डार्क की कंडीशन के, तो डार्क की कंडीशन यूज कर लो, डार्क पैटर्न फ्रिंजेस बनाना है, तो डेल्टा एक्स में ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 है, इसमें भी ऑन आइदर साइड रहेगा सारा पोजीशन, ठीक है, पहला डार्क दूसरा डार्क जो भी होगा। अब इसमें होता है क्या है कि कई बार ऐसे करते हैं कि बाइक्रोमेटिक लाइट यूज कर, जबकि इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे, लेमडा एक ही यूज हुआ है। बाइक्रोमेटिक है तो कुछ ब्राइट और किसी का कोई और ऑर्डर का ब्राइट, और दोनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग किसी और ऑर्डर के आपस में कोई डार्क कोइंसाइड करेंगे। जिसमें भी बात करें कोइंसाइड करने का मतलब एक ही जगह बन रहा होगा। अब इसलिए जब लेमडा अलग अलग होगा तो पोजीशन डी लेमडा बाई स्मॉल डी, या कोई भी ले लो, किसी भी ऑर्डर का, ये ब्राइट ले लो या किसी भी ऑर्डर का आप ले लो, डार्क, डार्क में कंडीशन लगा देंगे अगर डार्क पोजीशन निकालना है। हमारा जनरल फॉर्मूला ऊपर वाला यही है, तो यहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। तो जब वेवलेंथ बदलेगा तो एक ही ऑर्डर का तो हो नहीं सकता, अलग अलग ऑर्डर कोइंसाइड कराएंगे, तो इसमें कॉन्सिडेंस के लिए N1 लैम्डा 1 N2 लैम्डा 2 यूज करेंगे, इसमें ऑड नंबर के हिसाब से चलेगा।
अब क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि डार्क और ब्राइट की कंडीशन के अलावा और भी तो फेज डिफरेंस होता होगा, पार्ट डिफरेंस जो इनके अलावा होता होगा, तो उनको हम कैसे लोकेट करेंगे और इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो आपके पास इंटेंसिटी का एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला ये वाला है cos फाई। तो आप फेज डिफरेंस निकालो पार्ट डिफरेंस के थ्रू जनरल वे में, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालो, इनके पे निकालो, फिर यहाँ से पोजीशन पूछे तो पोजीशन बताओ, ठीक है। बाकी फ्रिंज विड्थ जानते हैं सब लोग क्या होता है कि दो लगातार ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन कोई सा भी हो। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा ऐसे सिंबल को यूज कर लिया हमने, लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये आ भी चुका है 2 बार। तो ये कुछ फॉर्मूले है किस पर डिपेंडेंसी क्या है। बाकी शेप ऑफ फ्रिंजेस में हाइपरबोलिक स्ट्रिक्टली सेफ होता है इसमें, ठीक है, अगर कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस में मूव करेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली। और एक कुछ लिमिटेशन में हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या डिस्टेंसेज है स्लिट्स का, और वहाँ जो हमने स्क्रीन का लिया है तो उतने रेंज में हम लोग स्ट्रेट लाइन भी देखते हैं कि ऑब्जर्व होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली हाइपरबोलिक होता है इसका शेप। और मान लीजिए कि स्लिट्स को हम ऐसे अगर बना दें, सपोज करिए स्लिट्स ऐसे है, दोनों ऐसे स्लिट्स है और परपेंडिकुलर अगर स्क्रीन रख दिया आपने, ठीक है, तो इसमें जो बनेगा शेप बनेगा फ्रिंजेस का, ये बनेगा सर्कुलर। तो आप कह सकते हो कि S1 S2 को मिलाने वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर हो गई स्क्रीन के, सर्कुलर बनेगा, और एलॉन्ग हो जाएगा तो हाइपरबोलिक बनेगा, हाइपरबोला बनेगा शेप। एक शेप के रिगार्डिंग बात है, बाकी और कुछ डिटेल हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इसमें। और अब इसमें कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जो एक मेन सोर्स बनाया था हमने, ये मेन सोर्स था जो यहाँ पे रखने के बजाय अगर मान लीजिए इसको नीचे कर देना, नीचे खिसका दे मेन सोर्स को, तो यहाँ पे भी देखो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये अगर सेंट्रल ब्राइट को अब सेंट्रल फ्रिंज को देखेंगे, सेंट्रल सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा, तो पार्ट डिफरेंस वहाँ 0 होना पड़ेगा। तो चूंकि इधर का हमने इधर नीचे कर दिया है, तो ऊपर का पाथ एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये कम हो गया। तो माइनस करने के लिए, ठीक है, इसको हमें बढ़ाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मतलब कह सकते हो कि अगर मेन सोर्स को नीचे करेंगे तो सेंट्रल ब्राइट ऊपर खिसक जाएगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम अभी यहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। अगर ऊपर खिसकाएंगे उस मेन सोर्स को तो ये वो पॉइंट पर पहले बन रहा था तो नीचे बनेगा, ठीक है। इतना बाकी क्या होगा आप ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हो इसमें। अगर इधर से हम अगर एक एंगल मिलाएं यहाँ पे, ये जो थीटा देख रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पे ये एंगल है फाई, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वेब ऑप्टिक्स में ये जो मेन यहाँ पे पैटर्न था, ये इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग बात किया था हम लोगों ने। अब इंटरफेरेंस के बाद इसमें आता है डिफ्रेक्शन पैटर्न में। डिफ्रेक्शन, ये डबल स्लिट पे इंटरफेरेंस था, ये डिफ्रेक्शन हो भी रहा है, इसमें भी हो रहा है, बस हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन अलग से सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। बाद डिफ्रेक्शन में क्या कंडीशन है, मेन टाइम कंडीशन है बेंडिंग ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, अगर कॉर्नर पे अपर्चर पे होता है पड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि जो डायमेंशन अगर कोई अपर्चर कॉर्नर का है, अगर वो कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव टू बी डिफ्रैक्टेड, तो भी डिफ्रेक्शन होगा। और डिफ्रेक्शन हर टाइप के वेव्स में पॉसिबल है, इवन मैटर वेव्स भी हो सकता है। बस ये अचीव जो कंडीशन है वो अचीव हो जाना चाहिए कि जो साइज होना चाहिए अपर्चर का, डिफ्रैक्टिंग डिवाइसेस का अपर्चर का, वो वेवलेंथ ऑफ वेव के ऑर्डर का होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक है। अब शॉर्ट में थोड़ा बात करें फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। तो फ्रेस्नेल जो डिफ्रेक्शन है
जनरली क्या होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं डिफ्रैक्टिंग अपर्चर से फ्रेस्नेल में, और फ्राउनहोफर में लार्ज डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है इसमें। ये एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट में अगर हम बात करें, अगर ये साइज ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ जो nth ऑर्डर मिनिमा जो होगा, ये होता है a sin थीटा, यही बेस फॉर्मूला है एन लेमडा, वेर एन 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 एंड सो ऑन। ये मिनिमा का ऑर्डर है ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ स्क्रीन, इसमें भी है, मतलब साइन थीटा एन लेमडा बाई स्मॉल ए है। एक्चुअल में एंगुलर पोजीशन के साइन थीटा की बात करें तो फर्स्ट में एक मिनिमा के लिए ए लेमडा बाई ए आएगा ऑन आइदर साइड, ये फर्स्ट मिनिमा है। इधर आएगा माइनस लेमडा बाई ए, दोनों साइड से बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, इसके इंटेंसिटी आई नॉट है। इस तरीके से ऐसे जाएंगे, 2 लेमडा बाई ए आएगा, और इस साइड में भी आएगा 2 लेमडा बाई ए, दूसरा मिनिमा है, ठीक है। और ये पहला, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, बोलते हैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, मतलब कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है दो लगातार कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में होते हैं बिल्कुल। और इनकी इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो आई नॉट अपॉन 22.5 के आसपास होता है। अगले में बात करेंगे तो आई नॉट अपॉन 62.5 होता है, हालांकि ये कोर्स में नहीं है। और एंगुलर पोजीशन अगर निकालना है फर्स्ट मिनिमा का, थीटा 1 मिनिमा है, आप इससे निकाल सकते हो पहला मिनिमा, तो साइन इनवर्स में आएगा लेमडा बाई ए। और साइन थीटा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, तो आप ये लिख सकते हो लेमडा बाई ए पोजीशन पे वही दिखा रहे थे। एक तरह से ये स्केल कह सकते हो कि आप साइन थीटा का लिख रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों साइड में फर्स्ट मिनिमा देख रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है इसी का डबल होगा, तो एंगुलर विड्थ बोलते हैं इसको। कितने एंगल में फैला है सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ थीटा 1 मिनिमा, ठीक है, या 2 टाइम्स साइन इनवर्स लेमडा बाई ए, और साइन थीटा को थीटा लेंगे तो 2 लेमडा बाई ए भी लिख सकते हैं। और अगर लीनियर पोजीशन निकालना है, मान लीजिए ये y1, तो फॉर्मूला वैसे ही चलेगा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के इक्वल लिखेंगे हम लोग। तो लिख सकते हो tan थीटा कोई भी देखो, y अपॉन कैपिटल D, तो y इक्वल टू D tan थीटा, और साइन थीटा लिख देंगे तो D। मान लीजिए साइन थीटा क्या है यहाँ पे, तो n लेमडा बाई ए है, ठीक है। ये n लेमडा बाई ए जो दिखा रहे हो, ये मिनिमा का लीनियर पोजीशन दिखा रहे हो आप। फर्स्ट होगा तो n की जगह 1 रख दो, तो ये भी आ चुका है। और एंगुलर विड्थ लिखेंगे तो डबल लिख देंगे, 2d लेमडा बाई स्मॉल आ चुका है ऑलरेडी। तो ये मिनिमा मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की जो कंडीशन अगर आपको निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा तो दिख ही रहा है, निकालेंगे क्या इसमें। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अगर बात करें कंडीशन nth ऑर्डर में, तो आप इसको लिख सकते हो चाहो तो, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा को देख रहे हो कि दो लगातार मिनिमा के बीचों बीच पड़ रहा है इसमें, तो आप ये लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पे n प्लस हाफ लेमडा बाई ए। अब ये देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कहा कि लेमडा बाई ए पे पहला मिनिमा था, और आगे आएगा इनके बीच क्या गैपिंग लेमडा बाई ए ही है, तो लेमडा बाई 2 है। तो पहला जो मैक्सिमा आ रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, वैसे लेमडा बाई ए प्लस लेमडा बाई 2 है, आप इसको जोड़ो, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो लेमडा बाई कितना आ रहा है, 3 लेमडा बाई 2 आ रहा है।
अब यहाँ पे देखो n की जगह 1 पुट करो तो 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। तो ये 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, ऐसे निकालते जाएंगे, इससे निकाल सकते हो, सेकेंडरी मैक्सिमा को लोकेट कर सकते हो। बाकी कोई और एनसीईआरटी के हिसाब से कोई चीज और नहीं है तो लिखा नहीं हमने। अब इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि एक सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है उसमें अगर हम देखें डिफ्रैक्शन पैटर्न में, तो उसमें कितने वाईडीएससी के मैक्सिमा आएंगे उस तरीके से इनके अंदर में सेट कर देते हैं हम लोग। मतलब ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसके अंदर कितने मैक्सिमा इंटरफेरेंस के आएंगे ये बताया रहता है, उस हिसाब से हम लोग लिख देंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हमें पता ही है क्या होता है डिफ्रैक्शन में, 2 लैम्डा बाई स्मॉल है। इसके अंदर कितने मैक्सिमा आ गए, मान लो कि सपोज को वाईडीएससी के 20 मैक्सिमा आ गए, 20 मैक्सिमा, तो बस 20 मैक्सिमा और लैम्डा बाई स्मॉल डी। आप ऐसे कैपिटल डी लगा भी दोगे तो कोई मतलब नहीं, ये कैंसिल हो चुका है। आप ये विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो सिंगल स्लिट यूज किया उसका विड्थ है, और ये दोनों स्लिट S1 S2 का सेपरेशन है वाईडीएससी में, ये इधर वाईडीएससी पे बात हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी ये पीएमटी का। और बाकी इसमें जैसे रिजॉल्विंग पावर इन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से बात करें तो एक सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसका जो रेडियस होता है 0.61 लैम्डा एफ बाई स्मॉल एफ। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन होगा, इसको एक बार देखना चाहिए। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर उल्टा होगा, रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट का, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आरपी अगर लिखे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप 1.22 लैम्डा। देख रहे हैं कि आरपी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप के लिए। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर माइक्रोस्कोप इस करें, यह आ जाएगा इसमें 1, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बात करेंगे तो 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। बीटा जो है ये सेमी वर्टेक्स एंगल है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और आरपी की बात करेंगे तो इसमें इसी का उल्टा लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। टेलीस्कोप जनरली क्या करता है, रिजॉल्व करता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप जनरली मैग्निफिकेशन इसके लिए डिफाइंड है, टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर डिफाइंड होता है, ठीक है। ये रिजॉल्व करना इसका मेन फंक्शन है। टेलीस्कोप क्या करता है बेसिकली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को वो नजदीक लाकर दिखाता है आपको, और ये मैग्नीफाई करता है, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन इसका मेन पर्पज है, और उसका रिजोल्यूशन टेलीस्कोप रिजॉल्व करता है, ठीक है। मेन फंक्शन के बारे में बात करें, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो वेव नेचर ऑफ लाइट पे वर्क करता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मतलब कर सकते हो आप। तो based on electron microscope is basically based on the wave nature of electron as given by de Broglie hypothesis। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अगर जाए हम, इसमें भी लैम्डा सबको पता है H/m होता है, और यहाँ पे H/m मोमेंटम है, √2m ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है भी। तो रिजॉल्विंग पावर अगर देखें तो जानते हैं 1/λ है, और लैम्डा देख रहे हो कि अंडर रूट ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल चल रहा है।
It is basically based on the wave nature of an electron, ठीक है, by de Broglie hypothesis, जो भी है ऐसे लिख दिया हमने। अब एक है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, एक टॉपिक होगा दिया हुआ इसमें। एक फ्रेशनल डिस्टेंस के बारे में याद रखना, ठीक है, इसको फ्रेशनल डिस्टेंस बोलते हैं अप टू विच द रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। ए इज द विड्थ ऑफ द, जो भी स्लिट में पर्चर होगा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, लाइट जो यूज कर रहे होगे उसमें आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले एनसीईआरटी में दिए होंगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पोलराइजेशन में आपको क्या करना है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कन्फाइनमेंट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave in one direction only। confinement तो करना है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देना होगा इसमें, तो वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन में, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइनमेंट वाइब्रेशन को करने को बोलते हैं। मतलब कन्फाइनमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन ओनली परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। ये पोलराइजेशन जो होता है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नेवर बी पोलराइज। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। अनपोलराइज लाइट को जनरली हम लोग सिंबॉलिक वे में देते हैं, तो ये डॉट एक वाइब्रेशन दिखाते हैं और एक ऐसे दिखाते हैं। अगर ये बना है ऐसे तो ये अनपोलराइज लाइट, दोनों में कोई एक बना है तो प्लेन वो पोलराइज लाइट हो गई है। इसमें क्या एक ब्रीफिंग करें थोड़ा सा शॉर्ट में बहुत ही, तो एक मालस लॉ है, बस इसमें ये क्या करना, मालस लॉ तभी लगाएंगे, ठीक है, जो पोलराइजर होता है, पोलराइजर पे हम प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो पोलराइजर है और एक एनालाइजर, इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। ये मान लीजिए आपने इसमें ये प्लेन पोलराइज लाइट आपने यहाँ पे सेंड किया है, ये तो ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे एक और हमने क्या किया कि एक और एनालाइजर लगा दिया दूसरा इसमें, तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस पहले वाले से ना किसी सर्टेन एंगल पे सपोज करो आप, तो इसकी जो एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस का ये रहा। अब इसके एंगल और इस एंगल में सपोज करो थीटा एंगल बन रहा है, और इसकी इंटेंसिटी हम आई नॉट ले रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट की, तो इससे जो इमर्ज होगी, निकलेगी, ट्रांसमिट होगी, वो इंटेंसिटी जो आएगी इसमें कुछ भी आप सिंबल दे दो, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू ट्रांसमिशन एक्सिसेस, इसका यूज कर सकता है। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। अगर मान लीजिए अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करा दी है, तो वो जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर पोलराइजेशन पास करेंगे तो हाफ इंटेंसिटी निकलेगी ऑन एन एवरेज, ठीक है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग होता है, ठीक है, स्कैटरिंग के थ्रू पोलराइज कर देते हैं। और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन आ चुका है, जिसमें हम लोग बात करते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। इसमें क्या होता है, मान लिया रेयर मीडियम है, ये एयर है, ये डेंसर कोई मीडियम है म्यू, यहाँ से अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कराते हैं, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ले लो आई, ठीक है। तो ये अनपोलराइज लाइट है, सिंबल से देख सकते हो। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, और ये एंगल ये पार्शियली पोलराइज होती है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो कह सकते हो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो यहाँ पे बनाया है, ये आई ही लिख दिया हमने क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए एंगल आर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ये तो 90 डिग्री बोल दिया, तो बाकी जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम है, एक तरह से आई और प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सम भी 90 ही होगा। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई म्यू साइन आर होता, आर के जगह 90 माइनस आई लिखेंगे तो कॉस आई बन जाएगा,
तो म्यू जो हो जाएगा tan आई हो जाएगा, और आई को यहाँ पे बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, इसी को हम tan थीटा पी लिख देते हैं। ये भी आ भी चुका है। सबको पता है कि म्यू 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से कम तो होगा नहीं एयर के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, ठीक है। तो जानते हैं कि तो ये पोलराइजेशन एंगल अगर मान लो 1 रहता तब ना tan थीटा पी 1 रहता तब ना 45 डिग्री होता है ये पोलराइजेशन एंगल। अदरवाइज 1 से ज्यादा म्यू होगा तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन 45 से ऊपर ही जाएगा, 90 पे बात करेंगे नहीं। तो ये ब्रिस्टल्स लॉ बोलते हैं, ये इसका एक समरी था वेव ऑप्टिक्स में। और दूसरा अब इसमें आते हैं हम लोग डीवेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर टॉपिक है। डीवेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें देखो क्या करना है, इसको हमें ज्यादा नहीं बात करना है। इसमें मेन टारगेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है, और कुछ चीजें हैं जैसे फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, एच नी होती है sc/λ, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जो भी होगा लाइट सोर्स उससे जो भी वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रहा होगा जिस फ्रिक्वेंसी का होगा न्यू, तो फोटॉन की एक 1 क्वांट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और फोटॉन का अगर कोई मोमेंटम पे बात करे तो लैम्डा h/p, h/λ को मोमेंटम लिख सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन और मोमेंटम में ये रिलेशन भी है, ठीक है। और इसी को आप कह सकते हैं, इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का यही फॉर्मूला है, कोई अलग से स्पेशली नहीं है। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पावर ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करना है, कोई लाइट सोर्स दिया उसका पावर है, मान लीजिए बल्ब है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड n निकलता है, तो h न्यू या n टाइम्स sc/λ। n जो दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम लाइट सोर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, और 1 सेकेंड में इतने फोटॉन्स निकलते हैं इस लाइट सोर्स से, आप बता सकते हो। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई बार, तो ये थोड़ा टारगेट पे है इस समय। बाकी सबको पता है कि फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा मीडियम में, ठीक है, न्यूट्रल होता है। फोटॉन का रेस्ट मास नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई इक्विवेलेंट मास बनाएंगे तो एनर्जी है, तो एनर्जी के थ्रू आप mc² से कनेक्ट करके आप ये काम कर सकते हो, लेकिन ये मास एक्चुअल में इक्विवेलेंट टू एनर्जी, दिस मच एनर्जी है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो इक्विवेलेंट, बट इसका मास नहीं होता है, कभी रेस्ट में हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो फोटॉन का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा। बाकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है तो पावर पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे तो निकलेगा। अब इसमें क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है एक मेन टॉपिक इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लाइट एनर्जी का यूज हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, एक तरह से फोटॉन की एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होता है जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या कम से कम उसके बराबर हो तो ही एमिशन होगा, एटलीस्ट अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ये कट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो और वेवलेंथ रेडिएशन का, ठीक है, इससे कट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो या इक्वेट हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो एमिशन विल टेक प्लेस, ठीक है। फोटो एमिशन कराने की कंडीशन है। बाकी इसमें आइंस्टाइन का एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज होता है, न्यूमेरिकल सारे उसी से बनते हैं। ये फोटॉन, एक फोटॉन एनर्जी देगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक वर्क फंक्शन से वो बस सरफेस इलेक्ट्रॉन होगा तो बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो अगर एनर्जी बचेगी तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होगा। तो ये है क्या कि सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा उनका रेंज ये होगा, और सबसे मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा वो सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, उसी के लिए वर्क फंक्शन ये डिफाइंड होता है। जो मेटल
के नेचर पे ही डिपेंड करेगा। एच अपॉन लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं न्यू नॉट वर्क फंक्शन है, और एच न्यू को आप एच सी बाई लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो इंसिडेंट कराया है। और कुछ कॉमन फॉर्मूले का मैक्सिमम अगर स्पीड के बारे में कोई अगर क्वेश्चन करता है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। और के मैक्स का ही एक और रिजल्ट है जो यूज कर सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म में। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं एनोड का कैथोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी पहुंचने से रोकेगा। इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में। मान लीजिए इमीटर प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये यहाँ पे कलेक्टर प्लेट है जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव किए हैं, ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो ये इसको सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो उल्टा कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया। ये नेगेटिव वोल्टेज है एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कलेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट। तो इस समय ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप कर देगा जो इसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। इस पर ये पहुंचने नहीं देगा जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको भी, ठीक है। तो ये कुछ कनेक्टेड फॉर्मूले आप बना भी सकते हो। और एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई बी नॉट है तो हम आप इसको वी नॉट भी निकाल सकते हैं ऐसे, एच अपान ई न्यू माइनस डब्ल्यू अपान ई। तो देखोगे कि वी नॉट और न्यू में रिलेशन आएगा जो ग्राफिकल आएगा, वाई जो एम एक्स माइनस सी जैसा ग्राफ है बिल्कुल। निगेटिव इंटरसेप्ट दिखा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, और ये थीटा जो टेन थीटा देख रहे हो एच अपान ई है। हर मेटल के लिए एक ही रहेगा, तो हर मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन जरूर हो जाएगा। ये वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन ये है, ये सब दिख रहा है इसमें, न्यूमेरिकल इसी से सारा बनेगा। बाकी जो वेरिएशंस होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी, ये फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का जो ग्राफ देखा होगा एनसीईआरटी में आप लोगों ने, ये ऐसा बनता है। बाकी क्या सबको पता है, यहाँ से दिख रहा है कि वर्क फंक्शन मेटल के सरफेस मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी और वी नॉट का कनेक्शन दिख रहा है फॉर गिवन मेटलिक सरफेस। के मैक्स का भी वी नॉट से कनेक्शन है, तो ये सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज़्यादा गिरा दो कोई मतलब नहीं इसको। और सैचुरेशन जो करंट है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पे कि कितनी मैक्सिमम कितने ज़्यादा आप फोटॉन्स गिरा रहे हो। तो फोटो करंट, और अगर ये ग्राफ बनाते हैं आप एनोड पोटेंशियल का, तो ये ग्राफ आप ऐसे बनाया है हमने। ये सैचुरेशन करंट है, ये स्टॉपिंग वोल्टेज है किसी के लिए। मान लो अगर हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करते हैं तो ये अब नहीं चेंज होगा, ठीक है। भले ही आप ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिराते हो, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ेगा लेवल। और वही चीज़ फिर यहाँ बनाया जा रहा है ग्राफ, फोटो करंट का हिसाब है। मान लो आपने फ्रीक्वेंसी बदल दिया है तो बदलेगा, और इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स वही गिरा रहे हैं। स्टॉपिंग वोल्टेज और ज़्यादा निगेटिव रिक्वायर्ड होगा रोकने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हो, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ ग्राफिकल वेरिएशंस होते हैं, याद रखना है बिल्कुल। और इसके बाद इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे बात होती है। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात किया गया इसमें। तो वेव नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बात कर रहे हैं।
यहाँ पे आते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर वेव इन्होंने ये बताया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ये, ठीक है। कोई भी मूविंग मैटर है तो उससे एसोसिएटेड एक मैटर वेव होती है जिसका वेवलेंथ लेमडा एच अपन पी। ये बेस फॉर्मूला यही है, आपको इसी से वर्क करना है। बाकी फॉर्मेट और भी होता है, एच अपन मास इंटू वेलोसिटी है, मोमेंटम को एम बी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पी स्क्वायर बाई 2m का फॉर्मेट में लिख देंगे तो आप मोमेंटम को अंडर रूट 2m के लिख सकते हैं जब काइनेटिक इसकी ज़्यादा बात होती है। और मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, इवन एक्सीलरेट हो रहा है किसी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से, तो ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है भी, डी ब्रोगली इसको यूज कर सकते हैं। अब बाकी कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करते हो तो इलेक्ट्रॉन के केस में एंगस्ट्रॉम में लिख रहे हैं सारा, एच अपान करके कैलकुलेट ना करें बल्कि हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें तो बेहतर है। तो रिजल्ट ये होता है 12.27 अंडर रूट 150 होता है बेसिकली अपान एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट। ये सब एंगस्ट्रॉम में आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, जैसे मान लीजिए आप प्रोटॉन के लिए लिख दिए तो एंगस्ट्रॉम में प्रोटॉन के लिए जो लिखोगे तो 0.86 अपान अंडर बी इन वोल्ट। इसी तरीके से ड्यूट्रॉन के लिए लिख दिए तो ड्यूट्रॉन के लिए एंगस्ट्रॉम में चल रहा है 0.202 अपान अंडर रूट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। सब अल्फा पार्टिकल के लिए करेंगे तो अल्फा के लिए 0.101 अपान एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का अंडर रूट वोल्ट में। एंगस्ट्रॉम में ये दिख रहा है सब। न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एनर्जी तो दे सकते हैं, पोटेंशियल से सिलेक्ट नहीं कर सकते, न्यूट्रल होता है। गैस मॉलिक्यूल पे बात करेंगे अगर तो लैम्डा जो आएगा इसमें एच अपान अंडर रूट 3m के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आ चुका है नीट में ऑलरेडी। ये कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं तो इनको याद रखना है, बस समझ लो, ज़्यादा इसमें नहीं है। बाकी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को आप जानते हो कि ये क्या कर रहा था, इसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है, वेरीफाई किया था, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और एनालिसिस नहीं करना है ज़्यादा हम लोग को। अब इसमें आते हम लोग डीवल नेचर के बाद शॉर्ट में बात करें तो एटम्स चैप्टर है अगला, आई थिंक। एटम्स में क्या बात करना है हम लोग को, तो एटम्स में बात ये करना है जो क्या पढ़ना है एटम्स में। तो एटम्स में हम लोग को पहली बात तो रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन मॉडल सब पता होना चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल में एनसीईआरटी के ही जो स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले अगर दिए होंगे तो उनको आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आप यूज नहीं करोगे चीज़ों को। मेन इसमें देखिए अब वो है बॉस मॉडल का कॉन्सेप्ट है, और बॉस मॉडल पे ही वापस हम लोग आएंगे बिल्कुल, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। बॉस मॉडल पे आते हैं तो बॉस मॉडल में का मतलब है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। तो इन्होंने यही कहा था कि ये स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट में, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों ओर। एनर्जी का एमिशन तभी होता है जब अपर एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, अदरवाइज कोई एनर्जी नहीं रेडिएट होगी, ठीक है। इसीलिए ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट बोला गया है। और अगर लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दोनों एनर्जी स्टेट का, उतना एनर्जी अगर उसको मिलेगा तो जाएगा। बाकी अगर बेस फॉर्मूले पे बात चलें तो सिंगल अगर सीधा बात करें तो न्यूक्लियस का चार्ज ये रहा
इलेक्ट्रॉन को हमें सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। कई बार इसमें ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक पार्टिकल हाइपोथेटिकल ले सकता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बराबर हो इलेक्ट्रॉन के, मास डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो करना क्या, ये nth ऑर्बिट में स्पीड इसकी vn है। तो एक तो सीधा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, जो इसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो कोलम्बियन फोर्स जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डेजी स्क्वायर अपान Rn स्क्वायर इज इक्वल टू mb स्क्वायर अपान Rn, nth ऑर्बिट का रेडियस r है। और एक आता है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मूविंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है m b n Rn, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल अपॉन ऑफ h अपॉन 2 पाई। इन दोनों को सॉल्व करके हम कुछ रिजल्ट्स पा जाते हैं और बेसिक यही है। आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो रेडियस के जो फॉर्मूले आएंगे इसमें, nth ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा इसमें, nth ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा यहाँ पे, ये r0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। r0 इज द रेडियस, अप्रोक्सीमेटली ये 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ, ठीक है। बोर्स रेडियस के नाम से भी इसको जानते हैं। और बाकी आप हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग लिख रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z रहा होगा, तो ये इसका यूज किया जा सकता है। nth ऑर्बिट का रेडियस है, आप n1 कर दो, Z1 कर दो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो अपने आप r0 आ जाएगा। और ये जो r0 है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी होगा, तो चूंकि इसमें हर के लिए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बदलेगा हाइपोथेटिकली तो आपको निकालना पड़ेगा। और v1 nth ऑर्बिट में स्पीड जो होगी वो v0 इंटू Z बाई n होगा, v0 होगा c बाई 137 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप ये निकाल भी सकते हो। बोर्स ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, उसी को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। अब देखो इसके थ्रू आप सारा चीज बना सकते हो, मतलब इतने चीजों से। मान लो आपको कोई भी एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है nth ऑर्बिट में, तो हाफ mvn स्क्वायर लिख सकते हो आप। vn का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो अपोजिट चार्जेस है, k Q1 Q2 अपॉन r होता है, आप यूज कर सकते हैं। दोनों को टोटल जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी का आप फॉर्मूला आप लिख सकते हो और जान सकते हो। तो टोटल एनर्जी जो आएगा nth ऑर्बिट में, ये होता है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं, Z स्क्वायर अपन n स्क्वायर। और ये रीडवर्क कांस्टेंट के टर्म में आप याद कर सकते हो, ये 13.6 को ये आप यूज कर सकते हो चाहो तो इसको। ये टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिट में, आप किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हो। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग जनरल फॉर्मेट में लिखे हैं। और मान लीजिए कि आपको अगर हर ऑर्बिट टोटल एनर्जी निकालनी है, मान लो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो आप ये लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में टोटल का निगेटिव होगा, यहाँ माइनस को प्लस कर देंगे बस। और पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 टाइम्स ऑफ ये, इसमें आप यूज कर सकते हो। बाकी बेस फॉर्मूला है आपके पास। और मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो ऑर्बिट नंबर चेंज होगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जनरल फॉर्मूले में भी लिख सकते हो। दूसरा इसमें मान लीजिए कि हायर एनर्जी स्टेट से में एनर्जी ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z स्क्वायर अपन NH स्क्वायर। सिमिलरली लोअर एनर्जी स्टेट में -13.6 Z स्क्वायर अपन n लोअर स्क्वायर। एनर्जी जो डिफरेंस आएगा, एनर्जी रिलीज जो होगी वो हायर डिफरेंस लोअर। आप इसको अगर डिफरेंस लोगे ना
हायर माइनस लोअर, तो ये प्लस हो जाएगा ये वाला। तो आप ये लिख सकते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर कॉमन चल रहा है, 1/NL² माइनस 1/NH²। अब मान लीजिए कि Ac/λ की फोटान निकल रहा है ये, और इसको भी आप यूज कर लो RSC के फॉर्मेट में। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको, RSC और ये तो कट जाएगा। तो 1/λ वाला एक फॉर्मूला आ गया, काफी यूजफुल होता है जब कोई ट्रांजिशन स्टेट पता हो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तभी इसको यूज करना चाहिए। अलर्ट होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक है, तो उसका एटॉमिक नंबर पूछा है या दिया है, ये उस पर अलर्ट रहे। लैम्डा क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, और उल्टा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिस वेवलेंथ का रेडिएशन का उसका वेवलेंथ का रेडिएशन है। और कभी भी जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर एनर्जी का कन्वर्जन करना है और वेवलेंथ के बारे में कनेक्शन निकालना है कहीं पे भी, सपोज करिए यहाँ पे यूज होता है, मान लीजिए कि फोटान का ही केस में हम लोग बात कर रहे थे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली रहता है, वर्क फंक्शन वगैरह। तो अगर वेवलेंथ रेडिएशन का दिया है तो उसको एनर्जी में कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, 12,400 लगभग है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखा है, अपॉन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में। मान लीजिए कोई रेडिएशन का वेवलेंथ यहाँ निकल रहा है, बात कर रहे हैं लैम्डा वाला, यहाँ से एनर्जी इक्विवेलेंट हम कितना निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट बता सकते हैं। ये जनरल एक फॉर्मूला है, कई जगह यूज होगा, ये दिया रहता है कई बार, तो उसके हिसाब से है, कुछ नहीं है, वही है E/c/λ कन्वर्ट कर रखा है एक जैसे, एक अलग यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। Sc/λ में अगर हम H और C को SI यूनिट में रखेंगे तो एनर्जी जूल में आएगा, लैम्डा अगर मीटर में है तो, और अगर लैम्डा दिया तो एनर्जी निकाल लेंगे, फिर कन्वर्ट करना पड़ जाएगा वापस आपको। बाकी लाइमन सीरीज जो होती है वो लोअर एनर्जी 1, हायर में चलेंगे तो 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स। तो जो सबसे 2 से 1 में ट्रांजिशन होगा, इसमें जो वेवलेंथ आएगा वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा, मतलब ये सब में ऐसे ही चलेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और इन्फिनिटी से जो ट्रांजिशन यहाँ तो होगा तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा इस सीरीज का, सब में ऐसा ही चलेगा। एक एक बढ़ाते जाएंगे, NL को 2 कर देंगे तो आगे 3 से स्टार्ट करेंगे बामर में। ये सब सीरीज लिमिट भी पता रहना चाहिए, जनरली याद हो तो ज्यादा बेहतर है। तो लाइमन बामर का ये कहानी थी पूरी इसमें। बाकी एक्सरे वगैरह क्या शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस होता है, काफी शॉर्ट होते हैं। जो लेस एनर्जेटिक एक्सरे फोटान होते हैं उनको सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं, और हाईली एनर्जेटिक एक्सरे फोटान होगा बहुत कम वेवलेंथ होता है, ठीक है, तो वो हार्ड एक्सरेज बोलते हैं उसको। एक्सरे का प्रोडक्शन होता है जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करता है टारगेट मटेरियल से, मतलब हाईली एनर्जेटिक मतलब कि 10,000 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एसिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो एक्सरे में हम लोगों ने देखा है कि एक कंटिन्यूअस एक्सरे होता है, तो कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या होता है कि जो मिनिमम वेवलेंथ की एक्सरे निकलती है तो मैक्सिमम एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे E एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पोटेंशियल से एक्सलेट कर दिया, पूरी एनर्जी को हमने बदल दिया। E=SC/λ होता है, ठीक है, E=SC/λ, तो E की जगह यही रखेंगे, मतलब इसी को आप SC/λ लिख दो, तो पूरी एनर्जी को अगर कन्वर्ट कर देंगे एक्सरे फोटॉन में तो ये मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगा। कट, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, SC/E/V। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12,400 का फॉर्मेट में, ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं इसको। टारगेट मेटल और फिलामेंट के बीच में होता है, इनवर्स होता है।
और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, जैसे कुछ नॉकआउट कर देंगे एक टारगेट मटेरियल के, किसी सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टकरा के, तो वहाँ वैकेंसी हो जाएगी, तो अपर एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन हो जाएगा। तो जो ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो एक्सरे फोटॉन में बदलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ। तो फॉर्मेट तो वही है, E = SC बाई, जैसे एनर्जी डिफरेंस SC बाई लैम्डा जो आएगा, तो ये लैम्डा निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का, तो XC अपॉन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेट्स, मतलब कि ये होगा इक्वल टू हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट्स। बाकी कुछ एक ग्राफ देखा होगा, बहुत पॉपुलर है, लैम्डा और इसके बीच में इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे के बीच में। इसमें एक तो मिनिमम वेवलेंथ से शुरुआत होगा, इससे कम वेवलेंथ का नहीं पॉसिबल है। बाकी देखा होगा ये कुछ ऐसे इस टाइप से बनता है। स्पाइक्स जो देख रहे हैं आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को, के अल्फा के बीटा, इधर के गामा भी होगा कहीं, सबसे एनर्जेटिक के गामा के सीरीज होती है, एल अल्फा एल बीटा एल गामा। तो एनर्जी डिफरेंस के एल एम एन ओ पी सेल होता है, ठीक है। अगर के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो एल से जब ट्रांजिशन होगा तो के अल्फा एक्सरे निकलेगा, सिमिलरली के बीटा एंड सो ऑन ऐसे निकलता रहेगा। बाकी इसमें ये मोजले लॉ ये पढ़ा होगा, इसका यूज कर सकता है। इट इज द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये ब्रीफ कर दिया, बाकी इसमें कोई यूज नहीं है इसका। अब आते हैं हम लोग एटम्स के बाद न्यूक्लियाई टॉपिक पे आते हैं। तो न्यूक्लियाई में देखिए आपको ज़्यादा रटने वाला मैटर ज़्यादा है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम बता दे रहे हैं, बस हल्का सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। न्यूक्लियाई में, तो न्यूक्लियाई में देखो पहले तो सब इसमें मासेज एटॉमिक मास यूनिट के टर्म यूज होता है। ये सबको पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप, ठीक है। तो निकालेंगे तो लगभग 1.66 को 1.67 भी कह सकते हो, 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। और अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट को इक्विवेलेंट एनर्जी में आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, इक्विवेलेंट एनर्जी रिलेशन जो एनर्जी मास इक्विवेलेंट mc² से इसको एनर्जी में करेंगे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगभग होती है, ठीक है। मतलब ये कन्वर्ट बैक करने का भी है, अगर एनर्जी दिया है तो उसको इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट कर देंगे, और केजी में बस पूछेगा तो कन्वर्ट कर ले जाएंगे वापस। न्यूट्रॉन का मास 1.0086 यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, इलेक्ट्रॉन का काफी कम होता है। अब इसमें आप ये देखो कुछ बेसिक है वो सबको पता है, ऐसे लिखा है, तो ये मास नंबर इसको बोलते हैं और इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी आता है और पुराना क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में। अब इसमें क्या है कि एक टर्म है जो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जैसे एनसीईआरटी में है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के रिगार्डिंग बात करें तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करता है। ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R0 है 1.2, फर्मी बोलते हैं इसको, 1.2 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी होता है, तो इसको यूज कर सकते हो। न्यूक्लियर डेंसिटी को याद रखना 2.29 10⁻17 kg per cubic meter। न्यूक्लियर डेंसिटी इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, सबका एक ही होता है, ठीक है। एनसीईआरटी डाटा है। बाकी इसमें पढ़ा होगा कि मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम लिखते हैं, तो ये बताया क्या गया इसमें, या बस देख लेना। कहता है कि जो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, टोटल इनके मास को न्यूक्लियस का मास बोलते हैं। तो सेपरेटेड न्यूक्लियस का अगर टोटल मास निकालें
और न्यूक्लियस का मास, तो उसमें डिफरेंस पाया गया, तो उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें है क्या, तो मान लो कि एक प्रोटॉन का मास mp है, ठीक है, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो जेड mp प्रोटॉन का टोटल मास हो गया, a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ये टोटल न्यूक्लियस का मास हुआ, और डिफरेंस न्यूक्लियस का जो मास होगा, इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। और इसके इक्विवेलेंट अगर एनर्जी में बात करें तो एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन आइंस्टाइन का लगा देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मास अगर एटॉमिक मास यूनिट में है, तो आप 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करके अभी बात कर सकते हैं, तो यही बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्म ले लेगा। मतलब जो ये आखिर मास जो मिसिंग है गया कहाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मेट में आ गया, इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। आप इसी को लिख दो, कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेसिकली, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस। क्योंकि देखो, आप कम मास से ज्यादा मास बनाओगे, न्यूक्लियस अलग करोगे, तो ज्यादा मास बना रहे हो तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट करने लगेगा, तो एनर्जी दोगे, जो दोगे वही बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। या सेपरेटेड न्यूक्लियस को लेकर अगर न्यूक्लियस बनाएंगे, तो ज्यादा मास से कम मास का चीज बना रहे हैं, तो जो मास इक्विवेलेंट जो डिफरेंस आ रहा है वो एनर्जी बनकर निकलेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो रिलीज होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस वेल सेपरेटेड जो थे। तो इसको ऐसे बात कर सकते हैं। बाकी बाइंडिंग एनर्जी एक टर्म होगा, देखा होगा आपने, तो उसमें जिगजैग टाइप का बनता है, तो वहां पे आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, 8.75 के आसपास होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, तो फ्यूजन में क्या होता है कि लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं कंबाइंड करके हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होगी। और फ्यूजन में हैवी न्यूक्लियस ब्रेक करेगा, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। ये कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है। बाकी न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग सबको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस लगता है, वो न्यूक्लियंस के चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के पेयर के बीच में सेम लगेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, स्पिन पे डिपेंड करेगा, लाइक स्पिन में ऐड हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अपोजिट स्पिन में कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और न्यूक्लियर रेंज में काफी हाईली स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है। एक सर्टेन रेंज के बाद जाकर ये वेनिस भी हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग ऐसे ब्रीफ कर दिया हल्का सा। बाकी इसमें अगर एनर्जी में बात करोगे, कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा है A+B और C+D, और ये कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसमें सपोज करो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है ऑफ A E1 है, ये लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B जो है EB है, और सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C जो है EC है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D जो है ED है। बस इसमें ये याद रखना, जब बाइंडिंग एनर्जी दिया है, ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज का इक्वेशन जब लिखोगे आप, ठीक है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी EC ऑफ प्रोडक्ट EC प्लस ED डिफरेंस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी का टोटल सम, ये डिफरेंस लेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी तो रिलीज होगी। और अगर बाइंडिंग एनर्जी न देकर हम मासेस दिए रहते हैं, मतलब एनर्जी की बात करेंगे, तो रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी तब प्रोडक्ट से तब एनर्जी रिलीज होगी। और बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, तो ये याद रखना, कई बार आ चुका है, एकदम स्ट्राइक इसके बहुत ज्यादा है, इसलिए चांसेस पे बहुत ज्यादा रहता है हमेशा। कई बार क्या करता है, ये ध्यान रखना है कि कई बार यहाँ पे जैसे ये लिखेगा ना, इसको मतलब आप ऐसे लिख दोगे A1Z1, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देगा। जब पर न्यूक्लियन देगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाई करके आप बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे। बस ये केयर करने वाली बात है। और दूसरा इसमें रेडियो एक्टिविटी का मैटर है, तो रेडियो एक्टिविटी में न्यूमेरिकल का चांसेस बनता है, इसलिए बात कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव डिके है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है तो डिके होगा, अल्फा बीटा गामा जो भी है। तो इसमें एक बेस फॉर्मूला होता है, उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। पहले बात तो रेट ऑफ डिके
इसी को हम लोग एक्टिविटी भी के नाम से भी जानते हैं, काउंट रेट भी बोलते हैं। ये लैम्डा डीके कांस्टेंट और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट प्रेजेंट टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट जो इस समय मौजूद है, ठीक है, एट टाइम टी पे पर्टिकुलर। तो एक्टिविटी का ये बेस फॉर्मूला ये बन गया, एक्टिविटी एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब एक इसी को हम बात अगर जनरल वे में करें कि इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेकर चले थे एन नॉट, आफ्टर टी टाइम डिके करके एन बच गया, ये लेफ्ट अमाउंट है। ऑब्वियसली डिकेड जो अमाउंट होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, एन नॉट माइनस एन होगा। तो ये हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू जो निकालते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, वेयर लेमडा इज डिके कांस्टेंट दिया रहता है। अब बाकी सब अपने यूजुअल मीनिंग में डिकेड निकालना है तो निकाल सकते हो। और अगर डिके करने का अगर टाइम के साथ देखें तो एक्सपोनेंशियली डिके करता हुआ है, पहले एन नॉट लेकर चले तो डिके होता जाएगा एक्सपोनेंशियली, इनफाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाएगा डिके, ठीक है। ये बचा हुआ अमाउंट का ये ग्राफ खींच रहे हो, डिकेड का खींचोगे तो डिकेड अमाउंट बढ़ के खत्म हो जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली डिकेड अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये रिमेनिंग अमाउंट घटता जा रहा है, घट के एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, लेफ्ट अमाउंट कम होता जाएगा, डिके होता जाएगा, और डिकेड अमाउंट बढ़ता जाएगा। डिके अमाउंट बढ़ते बढ़ते सारा डिके होकर खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा एन नॉट डिके कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन आएगा एन डिके का। बाकी इसमें अगर हाफ लाइफ का अगर बात करें तो हाफ लाइफ में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के पहले एन नॉट था, एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा, दो हाफ लाइफ के बाद दो बार आधा हो जाएगा, तो एन हाफ लाइफ के बाद एन टाइम्स। ये लेफ्ट अमाउंट निकाल रहे हो बार बार, और स्मॉल एन है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है। अगर मान लो आपको टोटल डिके टाइम टी है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स किससे निकालोगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से ने, एक हाफ लाइफ ये है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मान लो कि 2 घंटा हाफ लाइफ है, 10 घंटे का डीके टाइम है, तो 5 हाफ लाइफ आएगा। आप इसको यूज कर सकते हो। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है ln2 अपॉन लेमडा, ये होता है 0.693 ऑलमोस्ट, ये आ जाएगा। और एक है एवरेज लाइफ, एवरेज होता है 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला यूज होता है इसमें। तो ज्यादातर ये अगर हाफ लाइफ की संख्या अगर किसी तरीके से हमको पता चले तो ये ज्यादा यूज होगा। और एक्टिविटी भी सारा रिजल्ट एक्टिविटी भी इनिशियल एक्टिविटी है एन नॉट, नंबर ऑफ हाफ लाइफ में एकदम सिमिलर फॉर्मेट का फॉर्मूला यूज होगा दोनों पैटर्न में। एन और एन नॉट का वही कनेक्शन है जो ए और एन नॉट का कनेक्शन है। और एक मिनट बस, अब मान लीजिए कुछ जैसे काउंट रेट के एक्टिविटी के यूनिट्स है, कुछ याद रखना है। 1 बेकरेल जैसे एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी है 1 बेकरेल, वही 1 डीके पर सेकेंड, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एक ही चीज है। क्यूरी जो है एक अलग यूनिट है, 1 क्यूरी, ये होता है 3.7 10 टू द पावर 10 बेकरेल या डीपीएस डीके पर सेकेंड बोल सकते हो आप। ये तो एफडीओ एक्टिविटी का न्यूमेरिकल फॉर्मेट रहा। और बाकी इसमें जो अल्फा बीटा गामा डीके है, अल्फा डीके में सबको पता है कि मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज करता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज करता है अल्फा डीके के केस में। उन न्यूक्लियाई में होता है जिसमें साइज की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा साइज होने की वजह से, तो साइड डिरेक्शन की वजह से होता है ऐसा। और अल्फा डीके में आप इक्वेशन लिख सकते हो, तो अल्फा डीके में तो हीलियम निकलेगा। मान लो ये डाटा न्यूक्लियाई जो आएगा न्यूक्लियस,
Z-2 हो जाएगा और He24 एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जो रिलीज होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और डाटर न्यूक्लियाई के फॉर्म में होती है, दोनों का सम होता है। और सीधा सीधा कहो तो रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट के मास का डिफरेंस जो आएगा उसी का बेसिकली एनर्जी इक्विवेलेंट होता है। मतलब कह सकते हो मास ऑफ एक्स में से मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ, मतलब ये माइनस हो जाएगा मास ऑफ हीलियम का, ये इक्विवेलेंट मास है इंटू सी स्क्वायर। एटॉमिक मास यूनिट में होगा तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करेंगे। दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड। और बेसिकली ये जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। और अगर कभी मास को हम बात करेंगे तो मास नंबर के ही टर्म में लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो लिखेंगे A-4/A इंटू क्यू, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई लिखते हैं तो 4/A इंटू क्यू लिख सकते हो। देखो चूंकि मोमेंटम कंजर्व होता है, जैसे वाई इधर भागेगा तो अल्फा पार्टिकल इधर बढ़ेगा टू कंजर्व द लिनियर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड वाइज मोमेंटम दोनों सेम होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू होता है P²/2m फॉर्मूला होता है, तो ये तो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है मास के इनवर्स रेशियो में चलेगा, जो कम मास है वो ज्यादा एनर्जी लेकर जाएगा। बीटा डीके में फटाफट आते हैं। निगेटिव बीटा डीके में जो आएगा, देखो मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस में ये +1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लस एंटी न्यूट्रिनो और प्लस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इसमें भी वही कहानी है। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया हमने। बैलेंसिंग इक्वेशन देखोगे बिल्कुल वैसे दिखेगा यहाँ पे। और पॉजिटिव बीटा डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस सारे रिएक्शन हो रहा है और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। एनर्जी जो रिलीज होगा उस हिसाब से आप बना सकते हो, देख सकते हो। गामा डीके में क्या होगा, एकदम शॉर्ट करते हैं। गामा डीके में मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, बस एनर्जी स्टेट चेंज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में रहता है, जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा किसी डीके में। तो हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट से एनर्जी रिलीज करेगा फोटॉन के फॉर्म में, ठीक है। जो निकलेगा वही गामा रेडिएशन, गामा फोटॉन बोलते हैं। तो उसमें मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। गामा डीके में बात कर रहे थे। तो ये एक ब्रीफ है। बाकी न्यूक्लियर में फिजन फ्यूजन में आप अपने एक रीडिंग ले सकते हो, कौन फिजनेबल मटेरियल होता है कौन नहीं होता है, ठीक है। तो एक ब्रीफ कर दिया हमने एक तरह से, और दूसरा इसमें एक और ब्रीफ कर दें सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग अगर बात कर लें थोड़ा सा। तो सेमीकंडक्टर में आप देखो, सेमीकंडक्टर में आपको हल्का सा ब्रीफ करें। क्या पढ़ना चाहिए हमको सेमीकंडक्टर में, वो तो खैर बहुत ही है इसमें। सेमीकंडक्टर में तो देखो ब्रीफ करते हैं इसमें आपको। देखो सबसे पहले आता है इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल के कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ऐसे हम रीड कर रहे हैं, जैसे कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का रेंज है, किसका क्या रेंज होता है ऑलमोस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ऐसे आप लेक्चर
ही के फॉर्म में ज़्यादा दे रहे हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैलेंसी बैंड के बीच में जो गैप एनर्जी होती है वो मेटल के केस में बिल्कुल जीरो होती है एनर्जी गैपिंग, बैंड्स को ओवरलैप करते हैं। और इंसुलेटर में काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है एनर्जी गैप। ये थोड़ा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। और सेमीकंडक्टर में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। जर्मेनियम में थोड़ा कम होता है, सिलिकॉन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑर्डर यही होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही सबके होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कभी ये कहेगा कि मान लो एनर्जी गैप है कोई सेमीकंडक्टर में, तो ये हमने कहा था बार बार कि ये फॉर्मूला जो एनर्जी वाली बात कर रहे थे, एनर्जी गैप है 12,400 वाली बात कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। तो ये पूछ सकते हैं कि रेडिएशन कितना मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन इसको स्टार्ट करा सकता है एब्जॉर्ब कराना एनर्जी। तो इसी एनर्जी गैप का यूज करके लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हो, क्योंकि अगर मिनिमम ये एनर्जी गैप से कम एनर्जी रहेगा तो वो इसमें कंडक्शन होने का कोई चांस नहीं एनर्जी इसमें सेमीकंडक्टर केस में। तो एक ये फॉर्मूला एक बनता है। बाकी इसमें सेमीकंडक्टर के टाइप में बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक में क्या एकदम ऐसी बात कर लें अगर, तो जो बॉन्ड कंडक्टिविटी आती है किसके वजह से, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में लेते हैं तो कुछ टूट जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से टूट जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, उसको होल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन सेम होता है। इसी को हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बोलते हैं इंट्रिंसिक केस में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में NeNH और Ni ये इक्वल होता है। अब इसमें मान लो कि अगर कोई कहेगा कि ठीक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा था, थर्मल एजिटेशन, मान लीजिए एब्सोल्यूट जीरो पे ले लेते हैं अगर सपोज करो थियोरेटिकली, एट 0 केल्विन पे अगर बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर जो है बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। बिल्कुल क्यों टूटेगा, कोई बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करेगा। और आते हैं अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद, मिला देते हैं इम्प्योरिटी। तो इसमें अगर मान लीजिए कि एक बनता है एन टाइप, एक बनता है पी टाइप। एन टाइप में क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन काफ़ी होल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है और इसमें मास सेक्शन लगता है। Ne और NH का जो प्रोडक्ट है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की स्क्वायर होगी, इसको मास सेक्शन लॉ बोलते हैं। इसमें फॉर्मूला न्यूमेरिकल इसी पे बनता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये लगभग इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा डोनर एटम कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। एन टाइप हो या पी टाइप हो, हमेशा ये सब के सब न्यूट्रल होंगे, क्योंकि न्यूट्रल में ही न्यूट्रल मिलाया था, एटम न्यूट्रल होता था। और प्योर सेमीकंडक्टर में भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर मतलब ये पी टाइप में, प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप में बात कर रहे थे, तो पी टाइप में भी यही फॉर्मूला लगेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रह जाए यहाँ पे कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर सिलिकॉन जर्मेनियम के एक एटम को रिप्लेस करके एल्युमिनियम अगर रखेंगे एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल कंसंट्रेशन इसमें डोमिनेटिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और फॉर्मूला यही लगेगा, ये दिया रहता है जो भी। और होल कंसंट्रेशन लगभग एक्सेप्टर आयन एटम के कंसंट्रेशन के बराबर होगा।
दोनों एन टाइप पी टाइप सब न्यूट्रल होते हैं। ये एन टाइप पी टाइप पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, ये थोड़ा सा इसमें बन जाएगा। अब इसमें हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पे बात कर रहे हैं थोड़ा सा। तो पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस है, पी टाइप एन टाइप को ज्वाइन करके बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है, और जो डिप्लेशन बिट होता है यहाँ पे, ये पी टाइप रीजन रहा है, एन टाइप ये रहा, ये डिप्लेशन बिट है, ये बैरियर पोटेंशियल है, और बैरियर फील्ड इसको ईबी को बोलते हैं, अपॉन डी होगा। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है जो फॉर्म हो जाता है। डिप्लेशन रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं अवेलेबल होता है, इमोबाइल आयंस होते हैं, हैवी होते हैं, मोबाइल नहीं करते हैं, ठीक है। और एन टाइप पोटेंशियल जो देख रहे हो हायर है, पी टाइप साइड से हमेशा ज्यादा होगा। अब इसमें क्या होता है कि आप फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जब लगाते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। और रिवर्स बायस में जो होता है, रिवर्स बायस में जो होगा, डिप्लेशन विड्थ बढ़ेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। फॉरवर्ड बायस में जब डायोड होता है, ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और डायोड का अगर सिंबल बनाए इस तरीके से लेते हैं, ये पी एन, जैसे हम इसको मैथमेटिकल यूज के पर्पज से ले, तो अगर ए का पॉइंट का पोटेंशियल वी से ज्यादा है तो ये फॉरवर्ड बेस कहलाता है डायोड, और डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग। डायोड कंडक्ट करेगा तो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर हो जाएगा। अगर उसका कोई रेजिस्टेंस दिया होगा, डायोड का दे देते हैं, तो उसको यूज करेंगे जस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह, वहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे। अगर आइडियल डायोड होगा तो जीरो रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वी ए कम है वी से, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस, और डायोड विल नॉट कंडक्ट एट ऑल, ठीक है। तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं कराएंगे, ब्रेक कर देगा सर्किट, ओपन सर्किट बिहेवियर होगा, डायोड विल नॉट कंडक्ट एट ऑल। इस पर काफी न्यूमेरिकल पुराने आए हुए हैं, तो चूंकि हम बहुत ही ब्रीफ कर रहे हैं और ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए पहले से आपको, ये याद रखना बेटा। बाकी कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ है आप जरूर देख कर जाओगे, यहाँ पे मिली एम्पियर में रहता है, नीचे वाला माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। आईवी ग्राफ बोलते हैं इसको, ये फॉरवर्ड बायस ग्राफ है। और ये यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन होने के बाद जीनर वोल्टेज, रिवर्स बायस वाला इधर साइड है, इधर फॉरवर्ड बायस साइड है। इसका जो स्लोप का उल्टा लेंगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा आरडी। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आएगा इसमें, वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई आएगा। अब इसमें जीनर ब्रेकडाउन, एवलेंके ब्रेकडाउन तो होता है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जिसमें ऑकर होता है, और एवलेंके में लाइटली डोप्ड होता है, बस डिफरेंस एक बेसिक ये है। बाकी होता है क्या कि रिवर्स बायस में अचानक करंट का बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होके और कोलाइड करके डिप्लेशन रीजन में कुछ और बॉन्ड तोड़ देंगे, तो मैं चार्ज कैरियर्स और प्रोड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाएंगे, तो उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, इस वजह से करंट बढ़ा है। या डायरेक्ट रप्चरिंग या बॉन्ड होगा उसकी वजह से होगा। बाकी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो एज यूज करेंगे वैसे ही। हाफ वेव रेक्टिफायर एप्लीकेशन है इसका फुल वेव रेक्टिफायर में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, पल्सेटिंग डीसी होता है स्टार्टिंग में। तो देखते हैं कि सिंगल डायोड जो भी यूज करते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो फर्स्ट हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा तो सेकेंड हाफ में नहीं कंडक्ट करेगा, आउटपुट नहीं आता है। ये आउटपुट जो लेते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस लेते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में रिवर्स डायोड के क्रॉस आउटपुट पूछेगा तो अलर्ट रहना होगा। फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों हाफ साइकिल कंडक्ट करता है, दो डायोड यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंप्लीट डीसी कन्वर्ट करना है तो फिल्टरिंग सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। और एक जीनर डायोड पे
एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर की तरह होता है, तो उसमें वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पुराने आए हुए हैं। और बाकी फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में ही एक्ट करता है। इसका थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ दिखेगा, एनसीईआरटी में होगा। लाइट एमिटिंग डायोड का ग्राफ देख कर जाना होगा। सोलर सेल का फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, ये आ चुका है पुराने क्वेश्चन। और अब जंक्शन ट्रांजिस्टर पे आते हैं, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक ब्रीफ करें थोड़ा सा। जंक्शन ट्रांजिस्टर, देखो पहले बात तो ये याद रखना, पीएनपी हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, प्रॉपर ऑपरेशन के लिए एक मेन क्राइटेरिया है कि इमीटर जो हैवली डोप्ड होता है, ठीक है, हैवली डोप्ड होता है। और इसका बाकी के कंपैरिजन में बेस लाइटली डोप्ड होता है, बहुत थिन होता है साइज में बेस। कलेक्टर का लेवल मॉडरेट होता है, डोपिंग लेवल साइज सबसे ज्यादा होता है। और हर टाइप के ट्रांजिस्टर में जो इमीटर बेस होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। बाकी कलेक्टर साइड जो होता है वो रिवर्स बायस होता है, प्रॉपर एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए। बाकी सिंबल्स वगैरह एज यूजुअल जो आप यूज करते होगे, एरो वगैरह, पीएनपी एनपीएन जो भी है। और मेन इसमें ट्रांजिस्टर के केस में एज एन यूज क्या है, इसका ट्रांजिस्टर का यूज मेन है, यूज होता है एज एन एम्पलीफायर। क्वेश्चन इसी पे ज्यादातर रहते हैं। एज एन ऑसिलेटर, आपको सर्किट देखना होगा। एज ए स्विच, ये आ चुका है पुराना क्वेश्चन में। तो एम्पलीफायर में जब यूज होता है तो कॉमन एमिटर एंड एम्पलीफायर यूज करते हैं, सी एम्पलीफायर में बात कर रहे हैं शॉर्ट में। तो बाकी कोई और कोर्स में नहीं है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में कुछ टर्म है, जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ग्राफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दिख कर जाना होगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ करेंट वर्सेस वोल्टेज में ये ग्राफ होता है। तो इसमें होता है कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस गेन। गेन का मतलब उस क्वांटिटी की आउटपुट वैल्यू अपन इनपुट वैल्यू, कोई सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो कॉमन एमिटर में आउटपुट होगा कलेक्टर के एंड पे, इनपुट हुआ बेस एंड पे, एमिटर कॉमन चलता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस गेन हो गया इसका। और दूसरा करेंट गेन। करेंट गेन में जो से बीटा डीसी एसी भी लिखते हैं इसको। बीटा डीसी में क्या है, देखो आउटपुट करंट कलेक्टर पे आएगा, इमीटर पे, तो इमीटर तो ग्राउंडेड होता है, इसमें अर्थ होता है। बेस के एंड पे इमीटर देते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आईसी इक्वल टू बीटा आईवी शॉर्ट में याद करने के पर्पज से। और अगर बीटा डीसी है तो करंट वेरिएशन में चेंज में दिखाते हैं, ऐसे लिख देते हैं डेल्टा आईवी। पैटर्न एक ही है, बस चेंज पे भी वही लग रहा है। बीटा का रेंज, ठीक है, एक से ज्यादा ही आएगा, 10 20 50 100 150 दिया रहता है, जो भी रहेगा, एक बेस फॉर्मूला है। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का है, करंट गेन बोला है इसमें। और वोल्टेज गेन अगर लिखा जाएगा तो वोल्टेज गेन जो है ए बी फॉर्मूला है। आउटपुट वोल्टेज इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया है फर्स्ट ईयर में। और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज है V इक्वल टू IR होता है, तो करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, अब लगा दिया, वोल्टेज गेन पे आ गया, ठीक है। पावर गेन में वैसे ही सिमिलर पैटर्न है। पावर गेन है तो आई स्क्वायर आर हुआ, तो आई स्क्वायर आर टाइप का लिख दिया आउट रेजिस्टेंस गेन, और करंट गेन का स्क्वायर है। और अगर मान लो बी स्क्वायर बाई आर जैसा लिखोगे तो ए बी स्क्वायर अपन आउटपुट रेजिस्टेंस अपन इनपुट रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। और अगर ऐसे लिखते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी पावर क्या होता है वी आई जैसे का गेन गेन लगा दिया दोनों में, वोल्टेज गेन और करंट गेन। तो इस टाइप का चीज है इसमें। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना होगा। फर्स्ट और थर्ड रीजन में ये एज ए स्विच का एक्शन काम करेगा। बीच वाला एक्टिव रीजन होता है, ग्राफ
एज ए स्विच का जो बना है पुराना आ भी चुका है। ये स्विचिंग वाला जो ग्राफ है ये हर जगह बना रहता है। आउटपुट यहाँ पे है, इस तरीके का ग्राफ बना है। ये पहला रीजन और जो थर्ड रीजन है इसी में एज ए स्विच काम करता है। ये तो एक्टिव रीजन बोलते हैं इसको। बाकी कोई और ऐसा फॉर्मूला ऑसिलेटर वगैरह की याद कर सकते हो? कुछ है नहीं, डायग्राम की बात कर रहे हैं। और गेट, लॉजिक गेट्स में बहुत सिंपल सा मामला है। ठीक है, बेसिक गेट में और गेट में आउटपुट ए प्लस बी, बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए। बेसिक गेट ये होता है। एंड स्टैंडर्ड कुछ सिंबल होता है। ये 2 इनपुट वाला है। आउटपुट आएगा ए डॉट बी। और नॉट गेट में जो होता है बस आपको ये रिवर्स कर देगा। ए दोगे तो ए बार देगा आउटपुट। ठीक है, मतलब 0 दोगे तो 1 देगा और 1 दोगे इनपुट तो 0 देगा आउट। ठीक है, बाकी जो कुछ होते हैं इसमें यूनिवर्सल गेट्स कुछ है जिनसे सब गेट पा सकते हैं। यूनिवर्सल गेट्स जैसे नैंड है, ये समझ लो कि एक तरह से नैंड गेट का मतलब ये हुआ एंड के आगे हम बबल लगा देंगे तो जो एंड का आउटपुट है रिवर्स हो जाएगा। मतलब ए डॉट बी था उसको रिवर्स कर देंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ से ए बार प्लस बी बार भी लिखा जा सकता है। नॉर गेट तो यहाँ बबल लगा देंगे तो ए प्लस बी था, और का तो रिवर्स कर दिया ए बार डॉट बी बार। ठीक है, कुछ बेसिक गेट का ये बूलियन फंक्शन याद होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन आपको पता ही है। 0 + 1 विल गिव 1, 1 + 1 बूलियन अलजेब्रा 1 देगा। और एक होता है एक्सॉर। एक्सॉर में जो आउटपुट होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, ये आ भी चुका है, हाल में भी आया था यूज। बाकी इसमें इनके लॉजिक गेट्स के सब प्रॉपर फंक्शनिंग पता होना चाहिए। कई बार वेव फॉर्म के फॉर्म में दे सकता है, मल्टीपल इलेक्ट्रिकल स्विचेस के फॉर्म में देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी ये याद रखना है कि हम बात कर रहे थे जो कॉमन एमीटर में बात कर रहे थे, जरा पीछे चले। तो कॉमन एमीटर में जैसे कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रहे थे, तो इसमें जो आउटपुट आता है ना, ठीक है, आउटपुट इसमें जो आएगा एम्पलीफायर में, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में, वो आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस 180 का होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल जो होगा उसमें 180 डिग्री यानी अपोजिट फेज में, याद रखना। आ चुका है 2015 या पीएमटी में। मतलब अगर इनपुट आप ऐसे दोगे, ठीक है, ये इनपुट है सपोज, तो जो आउटपुट आएगा वेव फॉर्म एम्पलीफाई होके आएगा तो बिल्कुल ऐसे आएगा, एम्पलीफाई होके आया और ज्यादा आया। और कॉमन बेस में 0 डिग्री का फेज होता है डिफरेंस, और कॉमन बेस एम्पलीफायर कोर्स में नहीं है, इसलिए बात करना बेकार है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट रहना है बिल्कुल। सेमीकंडक्टर में खास तौर से बिल्कुल, और थियोरेटिकल रीडिंग बिल्कुल सफिशिएंट चाहिए हमारे पास। तो इतना बहुत है इसे। ठीक है, हम लोगों ने एक झटके में इतना कर लिया, काफी है। एक रिकॉल करने का पर्पस था बस। ये कोई भी यहाँ पे इसके पीछे पर्पस नहीं है कि हम बिल्कुल आपको इस समय पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ऐसा।
ठीक है, बस बात ये कम शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने वाली बात है। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, फॉर्मूले की लिस्ट जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बातें याद रहनी चाहिए इंफॉर्मेशन वाली। सेमीकंडक्टर में जो ग्राफ बोला है, एलईडीज और फोटो डायोड, खास तौर से सोलर सेल, ये सब एलईडीज और फोटो डायोड एकदम हाई हिट लिस्ट में चल रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं। देख कर जाना बहुत ही जरूरी है इसमें। ठीक है, थैंक यू।